हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कविता क्या है निबंध और इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कोई भी रचना यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसकी पहली पंक्ति को ज़रूर ध्यान देंगे कि इस पंक्ति से इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहली पंक्ति पढ़ते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दूसरों के भाव, विचारों और व्यापारों के साथ ही कहीं मिलता कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहते हैं। इस लाइन से कविता क्या है निबंध की शुरुआत होती है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है निबंध में एक महत्वपूर्ण पंक्ति ये है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। याद रखिएगा, इस साधना को क्या कहते हैं? भाव योग कहते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं और इसकी साधना को हम क्या कहते हैं? भाव योग कहते हैं। और भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष मानते हैं। किसके समक्ष मानते हैं? कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष मानते हैं। ये कोटेशन दे के आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो ये भी याद रखिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके नीचे आते हैं, एक ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार होता है। किससे होता है? अनुभूति योग के परिष्कार से मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मकता है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। तो इसमें ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं इसके आगे वाली पंक्ति। इसके बाद इसके 13 खंड। आप लोग को पता है कविता क्या है निबंध के कितने खंड है? तो कविता क्या है निबंध के टोटल 13 खंड है, जिसमें हमारा प्रथम खंड है सभ्यता के आवरण और कविता। ये हमारा प्रथम खंड है। इसमें हम महत्वपूर्ण पंक्ति को देखेंगे। इसकी पहली पंक्ति याद रखिए, सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए हैं, त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए हैं। इस पंक्ति से इस खंड की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद उसके थोड़ा नीचे आते हैं। जैसे एक ये पंक्ति है, कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे हैं, जैसे कीर्ति की लाशा। ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे भाव को क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है कि कुछ भाव के विषय तो अमूर्त तक होने लगे हैं, जैसे कीर्ति की लाशा। ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है? 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ये दे देगा। तो याद रखिएगा, ऐसे भाव को अरूप राग कहा गया। कोई भी शब्द यदि इन्वर्टेड कॉमा में रहा करे तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर उसके आगे आते हैं, एक इसी खंड में एक ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ तो सभ्यता के आवरण मात्र है, अतः उसके क्रोध में और उस कुत्तों के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है। काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है, भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। ये पंक्ति देख के पूछ सकता है ये किस खंड से है। फिर उसके नीचे एक पंक्ति आती है, जो सभ्यता बढ़ती जाएगी तो त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्ति का सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो हमारी वृत्ति का सभ्यता के नए आवरण चढ़ते जाएंगे, तो एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म क्या होता जाएगा? कठिन होता जाएगा। एग्जामिनर इसमें ये क्वेश्चन बना सकता है कि इससे यह स्पष्ट है कि जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता तो बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हमारे सभ्यता के नया आवरण आएंगे तो कविता की आवश्यकता भी बढ़ेगी, और जब कविता की आवश्यकता बढ़ेगी तो क्या होगा? कवि कर्म हमारा कठिन होता जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको कवि कर्म कठिन होता जाएगा। फिर उसी खंड में हम ये नीचे आते हैं, तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा। इंपॉर्टेंट पंक्ति ये याद रखिएगा, ये आपको दे देगा, ये देके नहीं कवेरित वृत्त मात्र निर्वाहेणात पद लाभ। ये पंक्ति दे के पूछ लेगा ये किसने कहा है? विशेषज्ञ ने कहा है कि विज्ञानियों ने कहा है कि लेखक ने कहा है कि ध्वनिकार ने कहा है? तो याद रखिएगा, ये किसने कहा है? ध्वनिकार ने कहा है। ठीक है।
फिर उसी खंड में हम आगे बढ़ते हैं। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धान विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसको याद रखिएगा। ये पंक्ति दे के आपसे पूछ सकता है कि ये किस खंड से ली गई है, इसलिए इसको बहुत याद रखिएगा। फिर उसी के नीचे आते हैं एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण कैसा होता है? निर्दिष्ट, गोचर और अमूर्त विषय का हो सकता है। याद रखिएगा कैसा होता है? निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। ये पंक्ति दे के आपसे पूछ सकता है कि ये किस खंड से लिया गया है। ठीक है, अब हमारा दूसरा खंड क्या है? कविता और सृष्टि का प्रसार। पहला खंड क्या था? सभ्यता के आवरण में कविता। दूसरा खंड है कविता और सृष्टि का प्रसार। अगर यदि आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं तो हमारी ये क्लास देखिएगा और इससे जैसे जैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं वैसे वैसे आप प्रश्न अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और ये खंड को क्रम से लिखते जाइएगा। फिर इसके बाद कविता और सृष्टि के प्रसार की शुरुआत की पहली पंक्ति याद रखिए। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। याद रखिएगा, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। इस पंक्ति से इसकी शुरुआत होती है। फिर इसी खंड में हम आगे बढ़ते हैं। काव्य दृष्टि कहीं तो काव्य दृष्टि के पूछता है ना, कविता क्या है? निबंध में काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए गए हैं? तो काव्य दृष्टि के 3 रूप बताए गए हैं। याद रखिएगा कितने रूप? 3 रूप। और काव्य दृष्टि का पहला रूप क्या है? नर क्षेत्र के भीतर रहती है। काव्य दृष्टि सबसे पहले कहाँ रहती है? नर क्षेत्र के भीतर रहती है। दूसरी दृष्टि मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर रहती है और तीसरी कहीं समस्त चराचर की ओर। एक ये पहले नर क्षेत्र को लेते हैं, यानी कि पहला। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि संसार में अधिकतर कविताएं किस क्षेत्र में होती है? तो संसार की अधिकतर कविताएं किस में होती है? नर क्षेत्र के भीतर होती है। नरतत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्य में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। तो ये याद रखिए कि संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र के भीतर हुई है? नर क्षेत्र के भीतर। उसी खंड में हम आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पंक्ति को देखते हैं। एक ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, जैसे ये साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला। ये पूछ सकता है किस प्रकृति को स्थान नहीं मिला? तो बाह्य प्रकृति को। देखिए ये लिखा हुआ है ना, बाह्य प्रकृति को स्थान नहीं मिला। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण 2 प्रकार का हो सकता है, एक बिंब ग्रहण और एक अर्थ ग्रहण। ये पूछ सकता है कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। कौन सा? एक बिंब ग्रहण, दूसरा अर्थ ग्रहण। ठीक है, अब उसके नीचे आते हैं। एक ये पंक्ति है, कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन। पूछ सकते हैं कविता क्या है? निबंध में किस कवि का हेमंत वर्णन उदाहरण स्वरूप लिया गया है? तो वाल्मीकि का। किसका लिया गया है? वाल्मीकि का। और किस बाह्य प्रकृति का आलंबन रूप लिया गया? ये याद रखिएगा कि कवि ने बाह्य प्रकृति का आलंबन रूप किस कवि से लिया है? वाल्मीकि से लिया है। इसके आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पंक्ति हम देखेंगे। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जैसे मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभवन के अर्थात रघुवंशन के बीच में मिलता है। याद रखिएगा, इसमें 2 रचना का वर्णन है, कुमार संभव और रघुवंश के बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य की ही भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध है। भवभूति किसके लिए प्रसिद्ध है? तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध है। पर उनके उत्तर रामचरित, किसकी? भवभूति की। उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं, पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये पूछ सकता है कि मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की प्रधानता किस में मिलती है? मेघदूत में मिलती है। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति है, पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी है, भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें याद रखिएगा कुमार संभवन, रघुवंशम और भवभूति का उत्तरामचरितम का जिक्र है, और मनुष्यता बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता है वह हमें कहाँ मिलती है? मेघदूत में मिलती है। ये प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं। एक ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन में हमें किनका नाम मिलता है? 3, वाल्मीकि, कालिदास
भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों का नाम मिलता है। एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि कविता क्या है, निबंध के अनुसार प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन में किसका जिक्र नहीं किया गया है। आपको 4 उदाहरण दे देगा, वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति। उसमें से कोई भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आप याद रखिएगा 3 लोग का वर्णन है, वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवि, याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ की पंक्ति आई है। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य, चिर परिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती है, पर शैली की असाधारण, भव्य और विशाल की। पूछ सकता है कविता और सृष्टि के प्रसार में किस अंग्रेजी कवि का वर्णन हुआ है, तो वर्ड्सवर्थ, और इनकी पंक्ति याद रखिएगा, ये वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। फिर उसी खंड में हम आगे आते हैं, कविता और सृष्टि का प्रसार के ही खंड में हम आगे आते हैं। इसमें एक ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। पूछ देगा कविता क्या है, निबंध में या किस खंड में आया है। तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो, तो किस खंड में आया है, दूसरे खंड में, कविता और सृष्टि के प्रसार के दूसरे खंड में। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अंततः, इसकी अंतिम पंक्ति, अंततः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुँचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यता की साधना पूरी नहीं हो सकती। तो ये कविता और सृष्टि के प्रसार खंड की दूसरे खंड की अंतिम पंक्ति है। अब तीसरा खंड आता है। तीसरा खंड हमारा क्या है, मार्मिक तथ्य। तीसरे खंड की हमारी पहली पंक्ति है, मनुष्यतर प्रकृति के बीच रूप व्यापार कुछ भीतरी भाव तथ्यों का भी व्यंजना करते हैं। इस पंक्ति से इसकी शुरुआत होती है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं, इसमें इतना कुछ खास नहीं है याद करने का। इस खंड में, हाँ, इस खंड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये पंक्ति, जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक बुद्धि का परिहार हो जाता है। ये पंक्ति दे के पूछ सकता है किस खंड से ली गई है, तो किस तीसरा खंड मार्मिक तथ्य से ली गई है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। एक ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। पूछ सकता है कि भावों में संचार के लिए मार्ग कौन खोलता है, तो ज्ञान खोलता है। ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही क्या होता है, भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य की ज्ञान और बुद्धि कैसे होती गई, व्यवसात्मक होती गई। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। कविता क्या है, निबंध के अनुसार ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य की बुद्धि कैसे होती गई, व्यवसायात्मक होता गया। जाहिर सी बात है, अगर हमारी सभ्यता बढ़ेगी तो मनुष्य की बुद्धि भी व्यवसायात्मक होती जाएगी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे खंड में यही इंपॉर्टेंट था। अब चौथा खंड आते हैं। कविता क्या है, निबंध का चौथा खंड है, काव्य और व्यवहार। पहला खंड क्या था, सभ्यता के आवरण में कविता। दूसरा खंड था कविता और सृष्टि का प्रसार। तीसरा खंड था मार्मिक तत्व। चौथा खंड है हमारा काव्य और व्यवहार। काव्य और व्यवहार की ये पहली पंक्ति। भाव या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है, भावात्मिका है। देखिए, इसमें पहले ही लाइन में क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या बताई गई है, भावात्मिका बताई गई। क्या बताई गई है, भावात्मिका। इसलिए इसको याद रखिएगा। इस खंड में आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखेंगे। हाँ, इस खंड में एक ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कविता तो भाव प्रसाद द्वारा कर्मठ के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खंड 5 में आते हैं। खंड 5 हमारा मनुष्यता की उच्च भूमि। खंड को क्रम से लाइन बाय लाइन लिखते जाइएगा। इसका हो सकता है इस पर अभी खंड पे एक भी प्रश्न नहीं बने, हो सकता है खंड पे इस बार दिसंबर वाले में प्रश्न बन जाए। खंड 5, पाँचवा है मनुष्यता की उच्च भूमि। इसमें पहली पंक्ति, पशुतत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की। किस खंड में है, खंड 5 में। फिर उसके बाद मनुष्यता में ज्ञान प्रसार के साथ साथ क्या बढ़ता गया है, भाव प्रसार बढ़ता गया। इसमें प्रश्न बन सकता है कि मनुष्यता में ज्ञान प्रसार के साथ साथ क्या बढ़ता गया है, तो भाव प्रसार बढ़ता गया है। आगे बढ़ते हैं।
खंड 5 में एक ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्ति देख के आपसे पूछ सकता है कि ये किस खंड से लिया गया है, तो याद रखिएगा खंड 5 मनुष्यता की उच्च भूमि। अब हम खंड 6 में आते हैं, भाव या कल्पना। खंड 6 में इस निबंध के आरंभ में ही काव्यानुशीलन को भाव योग हम काव्य अनुशीलन को भाव योग कहे आए हैं और उसे कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष बताए आए हैं। किसके समक्ष बताए आए हैं? कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष बताया आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट, भाव योग का अंग क्या बताया गया है? उपासना। इन्वर्टेड कॉमा में याद रखिएगा कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार भाव योग का ही एक अंग है। क्या है? उपासना है। फिर उसके बाद जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके समीप का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसको क्या कहते हैं? भावना कहते हैं और आजकल के लोग इसी को क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। तो खंड 6 हमारा भाव या कल्पना है और भाव या कल्पना से कीवर्ड याद रखिए, जहाँ भी भावना या कल्पना का जिक्र होगा वो खंड 6 होगा। आगे बढ़ते हैं। खंड 6 में एक इम्पॉर्टेंट है, कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। पूछ सकता है कल्पना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी? एक विधायक होती है, दूसरी ग्राहक होती है। और कवि में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है? विधायक कल्पना, जो उसमें पहले से विद्यमान होती है। और श्रोता या पाठक में कौन सी कल्पना होती है? अधिकतर ग्राहक कल्पना होती है, जो वो ग्रहण करता है, श्रोता ग्रहण करता है। और कवि में विधायक पहले से विद्यमान कल्पना होती है। तो याद रखिए कल्पना पहली चीज़ 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। और कवि में विधायक कल्पना होती है, श्रोता और पाठक में ग्राहक, अधिकतर ग्राहक। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में, किसमें? यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी। यह काव्य का अनिवार्य साधन है, पर साधन ही है, साध्य नहीं है। ये याद रखिएगा, एक ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साध्य नहीं है, साधन है। इसको साधन समझिएगा, साध्य नहीं। कल्पना, जाहिर सी बात है कल्पना हमारा साधन हो सकती है, पर हम उसको साध्य नहीं बना सकते। जैसे कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसे ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपर्युक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वो काव्य के अंतर्गत ना होगा। तो ये था हमारा भाव या कल्पना खंड 6। अब हम खंड 7 पे आते हैं, मनोरंजन। मनोरंजन में एक ये कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना। वे रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक, ये नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति देख के आपसे पूछ लेगा किस खंड से ली गई, तो याद रखिएगा मनोरंजन। फिर इसके आगे आते हैं, इसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, खंड 7 से मनोरंजन में कविता की इसी रमने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज, किसने? जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा। पूछ सकता है कविता क्या है? निबंध के अनुसार किस कवि ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा था? तो जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय के समीक्षकों ने आनंद को, काव्य का साध्य जगन्नाथ पंडित राज ने किसको माना था? मनोरंजन को, लेकिन यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को माना। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया है। ठीक है, उसी के आगे बढ़ते हैं। एक खंड 7 में कवि जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है, शीतल गुलाब जल भरी चाह बच्चन में डारी के कमल दल नहीबे को धासी है। ये खंड 7 में कवि जी की पंक्ति, ये पंक्ति देके पूछ सकता है किसकी है? तो कवि जी की है। आगे आते हैं, 8वां खंड हमारा सौंदर्य है। इसकी पहली ही पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है। वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं। ये पंक्ति देख के पूछ लेगा किस खंड से है? तो सौंदर्य खंड से, खंड 8। सौंदर्य से पहचान लीजिएगा कि ये खंड 8 से ली गई है। फिर उसके आगे आते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है, जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए क्या कही जाएगी? सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। किस खंड से लिया गया है? ये सौंदर्य, खंड 8 सौंदर्य खंड से यह पंक्ति ली गई है। उसके आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। खंड 9 में आते हैं, चमत्कारवत। इसमें भी पहली पंक्ति याद रखिएगा, काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक पंक्ति आई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पंक्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे पहली पंक्ति दी गई है पद्माकर की,
पद्माकर की। पद्माकर ने नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही, किसकी पंक्ति है? याद रखिएगा ये पद्माकर की पंक्ति है। फिर उसके नीचे एक पंक्ति दी गई है मंडन की, अली हो तो गई जमुना जल को सो कहाँ कहो वीर विपत्ति पर, ये किसकी पंक्ति है? मंडन की। फिर उसके नीचे आते हैं एक पंक्ति ठाकुर की दी गई है, वह निर्मोहिनी रूप की रसी जाऊ उर हेतु न ठानती हे है। ठीक है, ये पंक्ति। तो इसमें 3 लोगों की पंक्ति दी गई है, एक पद्माकर, एक मंडन और एक ठाकुर की। 4-5 पंक्ति दे के आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी पंक्ति पद्माकर की, तो याद रखिएगा इस खंड में यही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें एक देव की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इसमें एक देव की पंक्ति है, शासन ही में समीर गियो अरु आसन ही सब नीर गियो, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा देव की है। फिर इसमें एक पंक्ति, इसी खंड में एक पंक्ति ये इंपॉर्टेंट है, मतीराम की पंक्ति। इसमें एक ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतीराम की इस सवैये की पिछली 2 पंक्तियों में वर्षा रूपक का जो व्यंग चमत्कार है वह भाव सबलता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कविता क्या है, निबंध में भाव सबलता के लिए किसका उदाहरण लिया गया है, तो भाव सबलता के लिए मतीराम का उदाहरण लिया गया है। किसका लिया गया है? मतीराम का। और ये पंक्ति याद रखिएगा, दो आनंद सु आंगन माच बिराजे आषाढ़ की साज सुहाई, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके नीचे आते एक पंक्ति दास जी की है, दास जी की है विरह दशा सूचक उक्ति, अब तो बिहारी के वे बानक गई रे तेरी तंदुति केसर को नैन कश्मीर भौ, ये पंक्ति किसकी है? दास जी की, याद रखिएगा। फिर इसमें एक आता है भाव प्रेरित वक्रता। भाव प्रेरित वक्रता के लिए किसकी पंक्ति ली गई है? द्विज देव की, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भाव प्रेरित वक्रता के लिए किसकी पंक्ति उदाहरण स्वरूप ली गई है, तो द्विज देव की। इसमें है तू जो कहीं सखी लोनो स्वरूपा सोमो अखियान को लोनी गई लागी, किसकी पंक्ति? द्विज देव की। उसी खंड में आगे बढ़ते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है, कुंतक की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सामलंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है, विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षण प्रधान है। तो हमारा ये कौन सा खंड था, कोई बताइए? चमत्कारवाद। तो ये पंक्ति किस खंड से ली गई है? चमत्कारवाद से, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर 10वां खंड आता है हमारा क्या? कविता की भाषा। कविता की भाषा हमारा 10वां खंड है। इसमें यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, जैसे कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कहे आए। किस खंड से ली गई? कविता की भाषा से। फिर जैसे समय बीता जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना वह अधिक पसंद होगा, ये कहाँ से लिया गया है? कविता की भाषा से। फिर एक तुलसीदास की पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धान ने भूमि बनपत पहारा जहाँ जहाँ नाद पाओ तुम धारा, किसकी पंक्ति है? देखिए इसके आगे लिखा भी है, तुलसीदास की पंक्ति है। तो ये मनहु उमंग एंग छवि छलके, तुलसी की पंक्ति। फिर पद्माकर की पंक्ति, बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे, किसकी पंक्ति? पद्माकर की। तो ये जो पंक्ति आई है इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हमारा ये इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को कौन सा दोष माना है? तो इसमें एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को कौन सा दोष माना है? आपके सामने क्लिष्टत्व दोष दे देगा, पुनरुक्ति दोष दे देगा और अप्रतीतत्व दोष। याद रखिएगा कौन सा दोष माना है? अप्रतीतत्व दोष। ये सब आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे एक तुलसी जी का ये पंक्ति है, जे ही निसे सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जाके, ये पंक्ति। एक गोस्वामी जी की तुलसीदास की एक ये पंक्ति, डासत ही गई बीती निशा सब कबहू न नाथ भीत भर सोयो, एक ये इंपॉर्टेंट। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी कवि पोप ने कविता की भाषा खंड में किस कवि का उदाहरण लिया गया है? किस अंग्रेजी कवि का? तो कवि पोप। तो कहते हैं अंग्रेजी कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। तो पूछ लेगा ईश्वर को बड़ा भारी अनुग्रह किस कवि ने कहा है? तो किसने कहा है? पोप ने कहा है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। जिस प्रकार मूर्त विज्ञान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ सहारा लेती है। इसी खंड में आगे बढ़ते हैं। पूछ सकता है कविता की आयु कैसे बढ़ती है? तो नाद और सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? नाद और सौंदर्य से। फिर कविता की भाषा में ही हमारा ये इंपॉर्टेंट है, हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता है जो संस्कृति से आई है, वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप या गुण कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर ये हो गया हमारा खंड 10। अब हम खंड 11 में आएंगे, अलंकार। अलंकार में ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन एक ये पंक्ति है, चंद्रालोकार की पंक्ति है, अंगीकरोति अकाव्यम शब्दार्थ वलम कृति। चंद्रालोकार शायद यहाँ चंद्रालोकार से तात्पर्य जयदेव से है, तो याद रखिएगा ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, चंद्रालोकार तो कहते हैं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। एक ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, अलंकार सर्वस्व के राजा जनक रुय्यक। रुय्यक की ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वदर्णनम स्वभावोक्ति है। और एक दंडी की पंक्ति, नानावस्थम पदार्थनम रूपम साक्षात द्विवर्णवती। ये याद रखिएगा, ये दंडी की पंक्ति है। फिर एक हमारा 12वां खंड आता है। 12वां खंड है हमारा कविता पर अत्याचार। इसमें कविता पर अत्याचार में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में से सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह क्या होते हैं, स्वांता सुखाए होते हैं। क्या होते हैं, स्वांता सुखाए। और अंतिम हमारा खंड है कविता की आवश्यकता। कविता की आवश्यकता, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो ये हमारा हो गया 13 खंड। और ये किस प्रकार का निबंध है, ये निबंध विषय प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है। और इस निबंध में शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यता प्रस्तुत की है। ये देखिए, ये खंड है, इसको याद रखिएगा। ये खंडों के नाम हमने लिख दिए हैं। हमने मूल टेक्स्ट से कविता पढ़ लिया। अब हम इसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स देख लेते हैं। कविता क्या है, कविता क्या है, निबंध के संबंध में सत्य कथन। तो याद रखिए, ये विचारात्मक निबंध है। यह निबंध सन 1908 एक बार एनटीए ने इसका समय 1908 भी माना था और 1909 भी माना था। तो आप दोनों याद रखिएगा, इसका समय 1908 भी है और 1909 भी है। और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निबंध में कुल 13 खंड है और ये चिंतामणि भाग 1 के में संकलित है। और इस चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित है, 17 निबंध संकलित है। और यह कविता क्या है, निबंध हमारा क्रम में कौन से स्थान पे है, तो 11वें स्थान पे है। किस स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। बाकी ये सब हमने आपको बता ही दिया, यह सब आप अपनी नोट्स में इंक्लूड कर दीजिएगा। एक ये इम्पॉर्टेंट है, इसका क्रम याद रखिएगा। इसमें 13 खंड है, जिसमें पहला सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि का प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। एक ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मैंने आपको बता ही दी हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा कविता क्या है निबंध, 27 मिनट की वीडियो। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो इसमें मैंने 80 से लेकर 85% हमने इस पर आपको महत्वपूर्ण पंक्ति, महत्वपूर्ण जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, मैंने उसको बनाया है। और आप इसको अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो उसकी नोट्स भी बनाइएगा। और बहुत काफ़ी बड़ा ये निबंध है, अगर आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं तो खुद से भी पढ़िए। अगर इसको आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेशक लाभदायक होगा। धन्यवाद।